नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, पिछले कई सत्रों से नेट जेआरएफ प्रश्नोत्तरी श्रृंखला चल रही है और उसी क्रम में आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तरा फाल्गुनी के आसपास निबंध जो श्री कुबेरनाथ राय के द्वारा लिखा गया है। लेकिन एक बात मैं आपको यहाँ स्पष्ट कर देना चाहूंगी कि इस सत्र में प्रश्न शामिल नहीं किए गए हैं, यद्यपि इसको प्रश्नोत्तरी श्रृंखला में ही शामिल किया गया है। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है दोस्तों कि ये एक ललित निबंध है और ललित निबंध में जो उद्देश्य होता है, जो कथ्य होता है, जो प्रतिपाद्य होता है, वो थोड़ा अप्रत्यक्ष रूप से अभिव्यक्त किया जाता है, विभिन्न स्थितियों के माध्यम से अभिव्यक्त किया जाता है। तो इसलिए जरूरी है कि हम पहले इसके प्रतिपाद्य को समझें कि आखिर उत्तरा फाल्गुनी के आसपास निबंध के माध्यम से लेखक कहना क्या चाहते हैं, ताकि फिर हम इस लायक हो सकें कि हम उन प्रश्नों को समझ सकें, उनके उत्तरों को अच्छी तरह हृदयंगम कर सकें जो इस पर आधारित तैयार किए गए हैं। तो अगले सत्र में हम प्रश्नोत्तरों पर बात करेंगे इसी निबंध के, लेकिन इस सत्र में हम केवल और केवल उत्तरा फाल्गुनी के आसपास निबंध के प्रतिपाद्य को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत सारी प्रतीकात्मकता होती है ललित निबंध में। ललित निबंध में प्रासंगिक पौराणिक संदर्भों के माध्यम से कुछ एक नई बात की ओर संकेत किया जाता है, जो वर्तमान जीवन से जुड़ी हुई समस्याएं हैं उनको अभिव्यक्त किया जाता है। तो इसी कारण थोड़ा सा कभी कभी दुरूह हो जाते हैं ये निबंध। यहाँ पर स्पष्ट रूप से कोई भी बात नहीं कही जाती। जैसे मजदूरी और प्रेम निबंध हमने पढ़ा, उसमें स्पष्ट रूप से सरदार पूर्ण सिंह ने मजदूरी और प्रेम के विषय में बात की, और भी हम कई निबंध पढ़ चुके हैं, उनमें सब में प्रत्यक्ष रूप से बात की जाती है। लेकिन जैसे मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध एक ललित निबंध था और उसमें जो बात कही गई थी वो बिल्कुल भिन्न थी पौराणिक संदर्भ के माध्यम से, तो उसी तरह से ये निबंध भी एक अलग प्रकार का निबंध है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। सबसे पहली बात, कुबेरनाथ राय शुक्लोत्तर युग के निबंधकार हैं। ये बात आप अच्छी तरह से ध्यान में रख लेंगे। कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कुबेरनाथ राय निम्नलिखित में से कौन से युग के निबंधकार हैं? शुक्लोत्तर युग के निबंधकार हैं। और दूसरी बात, ये एक विख्यात ललित निबंधकार है, क्योंकि इन्होंने अधिकांशतः ललित निबंधों की का सृजन किया। और एक बात यदि मैं ये कहूं कि ललित निबंधों को अपनी उत्कृष्टतम अवस्था तक पहुंचाया, चरमोत्कर्ष तक पहुंचाया, तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। दूसरी बात, हम जो आज पढ़ने जा रहे हैं उत्तरा फाल्गुनी के आसपास निबंध, ये भी एक ललित निबंध है। किस प्रकार का निबंध है प्रश्न पूछ लिया जाए तो उत्तरा फाल्गुनी के आसपास एक ललित निबंध है। और इस निबंध की रचना 1972 में निबंधकार श्री कुबेरनाथ राय के द्वारा की गई थी। कुबेरनाथ राय का एक निबंध संग्रह है दोस्तों, विषाद योग, और उस विषाद योग निबंध संग्रह में ये उत्तरा फाल्गुनी के आसपास निबंध संकलित है। उत्तरा फाल्गुनी आखिर है क्या? पहले सबसे पहली बात तो हमें इसको समझ लेना है, क्योंकि इसी शब्द के माध्यम से सारे के सारे प्रतिपाद्य को यहां अभिव्यक्त करने की कोशिश की गई है। लेखक का, निबंधकार का कौशल देखिए कि एक शब्द के माध्यम से उन्होंने पूरे के पूरे इस निबंध के प्रतिपाद्य को हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया है। तो जब तक हम उत्तरा फाल्गुनी नहीं समझेंगे तब तक हम इस निबंध के प्रतिपाद्य को नहीं समझेंगे। तो उत्तरा फाल्गुनी क्या है? उत्तरा फाल्गुनी भारतीय ज्योतिष में दोस्तों 27 नक्षत्र माने गए हैं, और 27 नक्षत्रों में से वर्षा ऋतु में जो नक्षत्र आते हैं उनमें सबसे अंतिम नक्षत्र माना जाता है उत्तरा फाल्गुनी। यानी वर्षा उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र वर्षा के काल के, वर्षा ऋतु के समाप्त होने का संकेतक है। तो 27 नक्षत्रों में से एक है और वर्षा ऋतु का अंतिम नक्षत्र है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इस बिंदु पर ही इस निबंध का सारा प्रतिपाद्य टिका हुआ है कि कौन सा नक्षत्र है? वर्षा ऋतु का अंतिम नक्षत्र। दो बिंदु आपको ध्यान में रखने हैं। उत्तरा फाल्गुनी का अर्थ किससे संबंधित है? वर्षा ऋतु के नक्षत्र से। वर्षा ऋतु के कौन से नक्षत्र से? अंतिम नक्षत्र से।
प्रस्तुत निबंध में निबंधकार ने 40 के बाद की उम्र के लिए उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के नाम का एक प्रतीकात्मक प्रयोग किया है। यानी यहां उत्तरा फाल्गुनी जो शब्द है वो एक नक्षत्र का नाम तो है ही, उसके साथ ही उम्र के, हर व्यक्ति के उम्र के उस पड़ाव का भी संकेतक है जब वो 40 की उम्र के पास आता है। यानी 40 के पहले का वर्ष कौन सा है? 40 के पहले का जो वर्ष है, समय है, वो कुबेरनाथ राय ने यौवन का समय माना है। तो जैसे युवावस्था आनंद, उल्लास और मस्ती, ऊर्जा से भरपूर अवस्था होती है, लेखक का, निबंधकार का कहना है कि वर्षा ऋतु में हम सब आनंदित होते हैं, मस्त होते हैं, उल्लसित होते हैं, हमारा हृदय तरह तरह की सुंदर प्रेमपूर्ण भावनाओं से भरा रहता है। लेकिन जैसे जैसे वर्षा ऋतु अवसान पर आती है, हमारे हृदय की ये भावनाएं स्वाभाविक रूप से शांत होने लगती हैं। कैसे? जैसे उम्र, युवावस्था में हमारा मन उमंगित होता है और 40 के पास तक आते आते वो उमंगें क्रमशः कम होने लगती हैं। इसलिए 40 वर्ष के आसपास का समय, जिसको खींचकर वो 40 से 45 के आसपास बीच मानते हैं, उसे उन्होंने कहा है उत्तरा फाल्गुनी। इस बात को आप समझ लेंगे। वर्षा काल आनंद उल्लास का, यौवन की उमंगों के उत्कर्ष का काल है। यानी वर्षा काल किसका प्रतीक हो गया? यौवन की उमंगों का। और इसका अंतिम नक्षत्र यानी वर्षा काल की समाप्ति यानी उत्तरा फाल्गुनी। तो उत्तरा फाल्गुनी वो समय जो यौवन की उमंगों के क्रमशः अवसान पर होने का संकेतक है, जो कि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के साथ ही समाप्त होता है। निबंधकार ने संकेत किया है कि जिस प्रकार वर्षा काल का अंतिम नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी वर्षा काल के अवसान का संकेतक है, उसी प्रकार मानव जीवन में 40वां वर्ष यौवन के अवसान का संकेतक है। इस बात को ध्यान में रखना है। अब आता है निबंध का प्रतिपाद्य। तो दोस्तों, उत्तरा फाल्गुनी का अर्थ हमने समझ लिया। अब हमें 3 बिंदुओं पर अपना ध्यान केंद्रित करना है, जिनको इस उत्तरा फाल्गुनी के नाम से, के माध्यम से लेखक ने हमारे सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। पहला बिंदु क्या है? पहला बिंदु है जीवन की बढ़ती हुई उम्र में भी हृदय में उल्लास बना रहना चाहिए। सामान्यतः हमारे परिवेश में क्या होता है, जैसे जैसे हम उम्र के अलग अलग पड़ाव पार करते हैं, हमारे अंग तो शिथिल होते ही हैं, हमारे अंगों से ज्यादा शिथिल हमारा मन होता है। लेखक इस बात की ओर संकेत करते हैं कि अंगों का शिथिल होना तो प्रकृति है, लेकिन हमें अपने मन की जीवंतता को बनाए रखना चाहिए, क्योंकि यदि हम अपने मन की जीवंतता को बनाए रखेंगे तो न केवल हमारी शारीरिक व्याधियां कम होंगी, बल्कि हम समय के साथ कदम ताल मिलाकर आगे भी बढ़ते रहेंगे। हमारे जीवन में यौवन की तरह उमंगे भले ही ना हो, लेकिन उल्लास बना रहेगा, एकदम निराशा हमें घेर नहीं लेगी। पहला बिंदु। दूसरा बिंदु यह है कि नई पीढ़ी में, आज के दौर में जो बिखराव की स्थिति उत्पन्न हो रही है, बिना सोचे समझे भेड़चाल की तरह किसी भी एक दर्शन, किसी भी एक विचारधारा की तरफ आगे बढ़ते जाने की जो प्रवृत्ति है, उस पर लेखक अफसोस व्यक्त करते हैं। और दूसरी ओर वो अफसोस व्यक्त इस बात पर भी करते हैं कि जो पुरानी पीढ़ी है वो नई पीढ़ी को समझ नहीं रही और अपने जिद्दी स्वभाव के कारण, परंपराओं के प्रति अपने अटलता के कारण वो कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से नई पीढ़ी के विकास के मार्ग को अवरुद्ध कर रही है। तो इन दोनों के बीच यानी पीढ़ी संघर्ष की जो समस्या है, उसे भी यहाँ प्रसंगवश लेखक ने अभिव्यक्त किया है और उसका समाधान भी तलाश किया है। और उन्होंने तीसरे बिंदु पर जिस पर चर्चा की है, उन्होंने ये बताया है कि किस तरीके से हम बढ़ती उम्र के साथ भी अपने हृदय की जीवंतता को बनाए रख सकते हैं। तो इन 3 बिंदुओं को हम ध्यान में रखकर इसके प्रतिपाद्य को समझने की कोशिश करेंगे। तो पहली बात निबंधकार ने स्पष्ट किया है कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में यौवन मौज मस्ती का समय होता है और 30 की उम्र तक प्रत्येक व्यक्ति तामसिक सुख का भोग करता है। तामसिक सुख यानी काम, क्रोध, मद, लोभ, धन, ऐश्वर्य, सब कुछ, सारी सुविधाओं का भरपूर आनंद उठाता है। उसके लिए लेखक ने शब्द प्रयुक्त किया है, तामसिक सुख का प्रयोग करता है। और इसके साथ इन सारे आनंद और सुखों को उठाने के साथ वो सृजनशील भी रहता है।
इस बिंदु को आपको ध्यान में रखना है। कौन सी उम्र की बात की जा रही है? 30 की उम्र की बात की जा रही है। यानी लेखक मानते हैं कि सबसे ज्यादा सर्जनात्मक प्रतिभा का उत्कर्ष जो होता है वो 30 की उम्र के आसपास होता है। ये बात उन्होंने स्वीकार की है। निबंधकार ने 30 से 40 के बीच के समय को सच्चे अर्थों में सृजनशील, सतर्क, सचेत और कर्मठ जीवन काल बताया है। इस बिंदु को ध्यान में रखेंगे। प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस उम्र के किस पड़ाव को लेखक ने सृजनशील, सतर्क, सचेत और कर्मठ जीवन काल बताया है। तो आपको ध्यान में रखना है 30 से 40 के बीच के समय को उन्होंने ऐसा बताया है। सृजनशील होने का मतलब क्या है? सृजनशील होने का मतलब है कि 30 से 40 की उम्र के बीच भयंकर अनंत ऊर्जा का स्रोत होता है एक व्यक्ति के व्यक्तित्व में। उसकी बुद्धि बहुत सक्रिय होती है कि वो अपने चारों ओर के परिवेश के प्रति सतर्क रहता है, जागरूक रहता है। उसकी बुद्धि क्योंकि क्रियाशील होती है, बहुत सक्रिय होती है, तो वो हर स्थिति पर चिंतन और मनन करता है। और उसके साथ साथ क्योंकि ऊर्जा है उसके पास, तो वो कर्मठ यानी परिश्रमी भी होता है। तो ये स्वभाव है 30 से 40 के बीच की उम्र का। तो जो लोग इसका लाभ नहीं उठाते अपनी इन विशेषताओं का, वे जीवन में पीछे रह जाते हैं। लेकिन जो इस उम्र की इन विशेषताओं का लाभ उठाते हैं वो दौड़ में, प्रगति की दौड़ में बहुत आगे निकल जाते हैं। ये संकेत है निबंधकार का। निबंधकार के अनुसार हम जिसे करने के लिए जन्मे थे, क्योंकि निबंधकार ही नहीं बल्कि हमारे धर्मशास्त्रों में भी ये कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति के इस पृथ्वी पर आने का कोई ना कोई लक्ष्य होता है, कोई ना कोई उद्देश्य होता है। और वो उद्देश्य जिसको करने के लिए वो इस पृथ्वी पर आया है, यानी जिसे करने के लिए हम जन्मे हैं, जिस पर हमारे जीवन की सार्थकता निर्भर करती है। यानी कि हर व्यक्ति कोई ना कोई एक उद्देश्य, कोई ना कोई अपने अस्तित्व की सार्थकता प्रमाणित करने के लिए इस पृथ्वी पर आता है और उसी कार्य को करके उसके व्यक्तित्व की सार्थकता प्रमाणित होती है। व्यर्थ जीवन एक बोझ की तरह जीना और इस संसार से चले जाना वास्तव में जीवन जीना नहीं है, बल्कि जिस वजह से हम यहाँ आए हैं उस अपने अस्तित्व की सार्थकता को प्रमाणित करके हमें यहाँ से जाना है। इस बात की ओर संकेत किया है। तो वे कहते हैं कि हम जिसे करने के लिए जन्मे थे, जिस पर हमारे जीवन की सार्थकता निर्भर है, वो 25 से 45 के बीच घटित होता है। 25 वर्ष से लेकर के 45 के बीच का जो जीवन का समय है, वो जीवन की सार्थकता को, प्रत्येक व्यक्ति के लिए अपने अस्तित्व की सार्थकता को प्रमाणित करने का ऊर्जा से भरपूर समय है। इन जितने भी ये उम्र के पड़ाव आ रहे हैं और जिनके लिए लेखक ने जो जो इस्तेमाल किया है शब्द, उनका आप ध्यान रखेंगे कि 25 से 45 वर्ष का समय कैसा माना है, 30 का समय कैसा माना है, 30 से 40 के बीच का समय कैसा माना है। इन सब बिंदुओं को आप ध्यान में रखेंगे। 30 के बाद से 40वें वर्ष तक मनुष्य के स्वभाव में, देखिए ध्यान देंगे, नई धार, नया तेज अर्थात सृजनशीलता अपने उत्कर्ष पर होती है। कब? 30 से 40वें वर्ष तक। क्यों होती है? क्योंकि 25 से जब उसके अंदर ऊर्जा का स्रोत पूरी तरह से विकसित होना शुरू होता है, तब से धीरे धीरे उसकी बुद्धि क्रमशः धारदार होती है। और वो बुद्धि का उत्कर्ष कब होता है? 30 के बाद से 40वें वर्ष तक ये अपनी चरम अवस्था में होती है। यानी इस समय व्यक्ति जिस कार्य को करने के लिए पृथ्वी पर आया है, यानी सृजनशीलता, उस समय अपने पूरे उत्कर्ष पर होती है। तो व्यक्ति को अपने जीवन की सार्थकता प्रमाणित करने के लिए ये एक श्रेष्ठतम समय है, ऐसा मानना है कुबेरनाथ राय का। निबंधकार के अनुसार 45 के बाद का काल फलागम या निमेसिस का काल है। फलागम और निमेसिस का काल क्या है कि जिस काम को करने के लिए, जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम 30 से 40 के बीच संघर्ष करते हैं, उस संघर्ष के फल के सामने आने का समय है 45 के बाद का। यानी हमारे द्वारा जो परिश्रम किया गया है उस परिश्रम का सुफल हमें 45 के बाद मिलता है। इसलिए 45 के बाद के समय को उन्होंने क्या कहा है? प्रश्न पूछा जा सकता है, फलागम या निमेसिस की प्रतीक्षा का काल। लेखक के अनुसार सृष्टिकर्ता की, कवि की, विप्लव के नायक की, सेनापति की, शूरवीर की, विद्रोही की कल्पना श्वेत केश वृद्ध के रूप में नहीं की जा सकती। किस किस की? सृष्टिकर्ता। कौन है सृष्टिकर्ता?
ब्रह्मा जी। एक कवि, एक विप्लव का नायक, यानी किसी भी क्रांति का जो नेतृत्व करता है वो एक सेना नायक, एक शूरवीर व्यक्ति और एक विद्रोही व्यक्ति। हम इन सब व्यक्तियों की तुलना यदि सफेद केश वाले, सफेद बालों वाले किसी बूढ़े व्यक्ति के रूप में करें तो ये गलत होगा, इनके व्यक्तित्व के साथ अन्याय करना होगा। क्यों ऐसा कहा है? क्योंकि उन्होंने इस प्रसंग में ये बात कही है कि वे जहां कहीं भी जाते हैं, ब्रह्मा जी के जिस भी मंदिर में जाते हैं, हर स्थान पर उन्हें प्रतिमा उनकी एक वृद्ध पुरुष के रूप में दिखाई देती है। और वे मानते हैं कि जो सृष्टि का निर्माण करता है, यानी जो इतना सृजनशील है, इतनी सर्जनात्मक प्रतिभा से युक्त है, वो निश्चय ही हृदय से उमंगित होगा, हृदय से युवा होगा। तो उसकी इस प्रकार की प्रतिमा बनाना गलत है। उन्होंने दक्षिण भारत के एक मंदिर का उल्लेख किया है जहां पर उन्होंने एक युवा व्यक्ति के रूप में ब्रह्मा जी की प्रतिमा देखी और वे कलाकार की उस जागरूकता, उस दृष्टि पर मुग्ध हो गए, ये उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है। तो इसी तरह से जो कवि है वो उम्र चाहे कुछ भी हो, शरीर चाहे कितना भी जर्जर हो, लेकिन यदि कवि श्रेष्ठ कार्य, श्रेष्ठ रचना कर्म कर रहा है, इसका मतलब है कि उसका हृदय सृजनशील है, उसका हृदय जीवंत है। तो उसकी कल्पना भी एक वृद्ध पुरुष के रूप में नहीं की जा सकती। और जो विप्लव का, जो विद्रोह की क्रांति का नेतृत्व कर रहा है, भले ही वो किसी भी उम्र का हो, यदि उसमें उतना उत्साह है, उतना जोश है, तो उसकी कल्पना भी एक वृद्ध पुरुष के रूप में नहीं की जा सकती। इसी तरह से सेनापति, शूरवीर, विद्रोही, ये सारे वो व्यक्ति हैं हमारे समाज के जो समाज का सृजन कर न केवल एक दिशा देते हैं, बल्कि अपने हृदय के उत्साह के द्वारा सामाजिक पुनर्निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और ऐसे जीवंत हृदय वाले व्यक्तित्व को यदि हम सफेद बालों वाले बूढ़े के रूप में देखें तो ये उनके व्यक्तित्व के साथ अन्याय होगा, ऐसा मानना है किसका? लेखक का। और वे क्रोध करते हैं उन लोगों पर जो ब्रह्मा जी, जो कि सृष्टि के सृजन करता है, उनकी वृद्ध के रूप में कल्पना करते हैं। लेखक ने 30वें वर्ष को जीवन के सम्मुख फन उठाए एक प्रश्न चिन्ह के समान बताया। देखिए, 30वें वर्ष की एक चर्चा एक बार पहले भी थी। ऊर्जा का स्रोत है, अनंत ऊर्जा का स्रोत है। दूसरी एक और स्थिति होती है 30वें वर्ष में, क्योंकि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए चल रहे होते हैं, आगे बढ़ रहे होते हैं, हमने एक लक्ष्य निर्धारित किया होता है और हमारे सामने उस लक्ष्य के बीच मार्ग में रुकावटें उत्पन्न करने वाली बहुत सारी समस्याएं होती हैं, बहुत सारे प्रश्न होते हैं, बहुत सारी सामाजिक, पारिवारिक जिम्मेदारियों के संघर्ष होते हैं और उनके बीच से हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की राह निकालनी पड़ती है। इसलिए लेखक ने 30वें वर्ष को जीवन के सम्मुख फन उठाए एक प्रश्न चिन्ह के समान बताया है, जिसका समाधान, ध्यान देंगे, जिसका समाधान मूल्य संघर्ष के रूप में हर व्यक्ति को चुकाना ही पड़ता है। यानी जीवन के सम्मुख फन उठाए प्रश्न चिन्ह बना दिया 30वें वर्ष को। अब इस प्रश्न का तो समाधान ढूंढना ही पड़ेगा और समाधान की कीमत क्या है? संघर्ष। यानी इस उम्र में आकर व्यक्ति अपना जो भी लक्ष्य निर्धारित करता है, ये तय है कि उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसे संघर्ष की आग में जलना ही पड़ेगा। और जब तक वो तपेगा नहीं, जब तक वो संघर्ष की आग में जलेगा नहीं, तब तक वो समाधान तक पहुंचेगा ही नहीं, क्योंकि इस समस्या का जो समाधान की कीमत है वो ही संघर्ष है। इसलिए हर व्यक्ति को इस उम्र में अपने 30वें वर्ष के पड़ाव पर आकर के संघर्ष का मूल्य चुकाना ही, संघर्ष करके अपनी समस्याओं का मूल्य चुकाना ही पड़ता है। तो इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। प्रस्तुत कथन की पुष्टि के लिए बहुत ही उल्लेखनीय बिंदु है दोस्तों, ये हमने जो ये पढ़ा 30वां वर्ष, इस 30वें वर्ष के उदाहरण के द्वारा पुष्टि कर रहे हैं निबंधकार। प्रस्तुत कथन की पुष्टि के लिए निबंधकार ने क्रमशः गौतम बुद्ध का उदाहरण दिया है, यीशु क्राइस्ट का उदाहरण दिया है, श्री राम का उदाहरण दिया है और सीता हरण का उदाहरण प्रस्तुत किया है कि 30वां वर्ष किस तरीके से महत्वपूर्ण है और कैसे प्रत्येक व्यक्ति को अपने अस्तित्व को प्रमाणित करने के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उस संघर्ष के रूप में, उस
समस्या के समाधान की कीमत चुकानी पड़ती है। तो वे कहते हैं कि गौतम बुद्ध ने जब घर छोड़ा, राजसी ठाठ बाट थे, जीवन में कोई समस्या नहीं थी, लेकिन एक व्याकुलता थी चेतना में, अंतस चेतना में, कि आखिर ये संसार है क्यों, यहां दुख क्यों है। और उसी समस्या से का समाधान ढूंढने के लिए जिसने उनके चित्त को व्याकुल किया, उनके हृदय में उथल पुथल मचा दी, उसी के लिए उन्होंने अपने जीवन के 29वें वर्ष में घर छोड़ा। और 29वें वर्ष में घर छोड़ने के बाद 30वें वर्ष के आसपास उन्हें बोधि प्राप्त हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ, और वे सारे संसार के रहस्य को समझ गए। और आज हम उसी ज्ञान के बल पर उनके अस्तित्व को पहचानते हैं। हम गौतम बुद्ध को एक राजकुमार की तरह नहीं जानते, हम गौतम बुद्ध को बौद्ध धर्म के संस्थापक के रूप में जानते हैं, एक ऐसे दर्शन की स्थापना करने वाले दार्शनिक के रूप में जानते हैं जो हमें जीवन जीने की एक नई राह सिखाता है। यानी इन्होंने अपने अस्तित्व की सार्थकता को प्रमाणित किया अपने जीवन के 30वें वर्ष में। दूसरा उदाहरण है यीशु क्राइस्ट का। यीशु क्राइस्ट ने जब अपना पहला जीवन का उपदेश दिया, सरमन ऑफ द माउंट जिसको कहा जाता है, वो उन्होंने अपने जीवन के 30वें वर्ष में दिया। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा दोस्तों कि उन्होंने अपने जीवन के 33वें वर्ष में, यानी उन्हें सूली पर चढ़ा दिया गया, यानी 3 वर्ष का कार्यकाल रहा उनका, जिसमें उन्होंने अपने अस्तित्व को सार्थकता प्रदान की। जिस कार्य के लिए वे जन्मे थे, इस पृथ्वी पर आए थे, उसे अंजाम तक पहुंचाया। अब अगला उदाहरण आता है श्री राम का। श्री राम को वाल्मीकि रामायण के आधार पर श्री कुबेरनाथ राय ने यह बात कही है कि श्री राम को जब वनवास हुआ तो उनके जीवन का 27वां वर्ष चल रहा था, और उस समय सीता जी 18 वर्ष की थी। तो यानी 30 के आसपास तक आते आते उन्होंने जो कुछ भी संकट झेले, अपने अस्तित्व को प्रमाणित किया, असत के विरुद्ध संघर्ष कर सत्य की स्थापना की, मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में अपने अस्तित्व को प्रमाणित किया। वो सारा काम कब हुआ? 30 वर्ष के आसपास। और जब सीता हरण की घटना हुई, यानी जब वनवास हुआ, तब वे 18 वर्ष की थी। 13वें वर्ष में, वनवास के 13वें वर्ष में लेखक लिखते हैं कि सीता हरण की घटना हो गई, यानी 30 के आसपास के दौर में थी जब सीता, तब उन्हें अपने सतीत्व की सार्थकता को प्रमाणित करने का अवसर मिला। यानी अपने हम सीता जी को जिस रूप में जानते हैं, सतीत्व के प्रतीक के रूप में जानते हैं, उस रूप को प्रमाणित करने का समय उनका भी 30 के लगभग ही है। तो ये उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किए और इनके आधार पर उन्होंने कहा है कि 30 या 30 के आसपास के वर्षों में चुनौतियां का सामना कर उस जीवन मूल्य की स्थापना के लिए जूझना पड़ा जिसके लिए वे जन्मे थे। यानी किसी भी व्यक्ति को अपने अस्तित्व की सार्थकता को प्रमाणित करने के लिए संघर्ष करना ही पड़ता है। गौतम बुद्ध भी राजपुरुष थे, यानी युवराज थे। श्री राम भी युवराज थे, राजकुमारी थी सीता जी, लेकिन संघर्ष उन्हें अपने अस्तित्व को प्रमाणित करने के लिए, अस्तित्व की सार्थकता को प्रमाणित करने के लिए करना ही पड़ा। और वो सारा संघर्ष हुआ 30 के आसपास के वर्षों में। कहने का अभिप्राय ये है दोस्तों कि निबंधकार ये संदेश देना चाहते हैं कि हमने अपना जो भी लक्ष्य निर्धारित किया है उसे प्राप्त करने के लिए हमें जी जान से लग जाना चाहिए, और जो भी चुनौतियां आए उनका बलपूर्वक हिम्मत से सामना कर सफलतापूर्वक बाहर निकलना चाहिए, ताकि हम फलागम यानी नेमेसिस के काल का, यानी अपनी अस्तित्व की प्रामाणिकता को, सार्थकता को देखने के आनंद का अनुभव कर सकें। आगे चलें। 40 से 45 तक उन्होंने यथास्थिति की उत्तरा फाल्गुनी मानी है, यानी 40 से 45 तक व्यक्ति उत्तरा फाल्गुनी में तो आ जाता है, वृद्धावस्था के चिन्ह दिखाई देने लगते हैं, लेकिन स्थिति बिल्कुल स्थिर रहती है, उसमें कोई बदलाव खास आता नहीं। 45 के बाद शरीर में अनेक प्रकार की व्याधियां यानी बीमारियां जन्म लेती हैं, मन थकान महसूस करने लगता है, सृष्टि के प्रति अनाकर्षण का भाव, आसपास के परिवेश के प्रति जो सजगता, जो सतर्कता 30 के आसपास के समय में थी, वो इस वक्त कम होने लगती है। यानी हृदय की बात क्या आ गई? हृदय की जीवंतता धीरे धीरे कम होने लगती है, हृदय में स्थित ऊर्जा और उत्साह कम होने लगता है।
इसी प्रसंग में लेखक ने एक दार्शनिक है दोस्तोवस्की, उनका उल्लेख किया है, जिन्होंने 40 के बाद ही जीवन को धिक्कार दिया था। अपने जीवन के 40वें वर्ष में दोस्तोवस्की ने कहा था कि मेरा जीवन का 40वां वर्ष है, मैं बहुत जी चुका, 40 के बाद भला कौन जीता है, मूर्ख और व्यर्थ लोग ही 40 के बाद का जीवन जीते हैं, ये कहना था दोस्तोवस्की का। इस उदाहरण के द्वारा श्री कुबेरनाथ राय कहना चाहते हैं कि दोस्तोवस्की जिसने 40 के बाद ही जीवन को धिक्कार दिया था, ऐसा भी करना प्रासंगिक नहीं है। ये केवल एक उदाहरण है जिसके द्वारा अपनी बात को स्पष्ट करना चाहते हैं कुबेरनाथ राय। आगे लेखक ने उल्लेख किया है कि वे यह निबंध 1972 में लिख रहे हैं। ध्यान देंगे कब लिखा गया, 1972 में लिखा गया ये निबंध, और अपने जीवन के 38वें वर्ष में चल रहे हैं। 38वां वर्ष यानी 40 के आसपास उत्तरा फाल्गुनी आ जाएगी। ये अभी यौवन का आनंद ले रहे हैं। निबंधकार ने लिखा है कि मैं पूरे आराम से अपने यौवन पूर्वा फाल्गुनी का आनंद ले रहा हूं, यौवन की जो वर्षा ऋतु है उसका आनंद ले रहा हूं, लेकिन साथ ही मैं अपने 40वें वर्ष को अपने निकट देख भी रहा हूं। वे लिखते हैं कि अब 40 आने में भला देर ही कितनी है, यानी वे उसको भी देख रहे हैं, यानी उनका मस्तिष्क पूरी तरह से जागरूक है कि 40 वर्ष के आसपास आने पर उनके शरीर में, उनके हृदय में जो बदलाव आएंगे उनका सामना आखिर वे किस प्रकार करेंगे। क्योंकि यही सतर्कता है, यही सजगता है, यही बुद्धिमता है कि व्यक्ति जीवन के हर पड़ाव के लिए अपने आप को ढालने की कोशिश करे, अपने आप को मन ही मन तैयार करने की कोशिश करे। आगे चलें। इस समय वे जीवन का पूर्वा फाल्गुनी काल भोग रहे हैं, 38वें वर्ष के लिए कह रहे हैं वे, और उत्तरा फाल्गुनी का आगमन भी देख रहे हैं। इस काल में वे जीवन का भरपूर आनंद ले रहे हैं। निबंधकार स्वयं से प्रश्न करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आखिर प्रश्न पूछा जा सकता है कि कुबेरनाथ राय ने अपने आप से पहले प्रश्न क्या पूछा। तो वे प्रश्न करते हैं कि जब उत्तरा फाल्गुनी और उसके बाद का दौर आएगा, यानी 40 और उसके बाद की उम्र आएगी, तब वे क्या करेंगे, तब वे क्या करेंगे में क्या व्यंजित है, तब वे क्या करेंगे में व्यंजित है कि जब क्रमशः परिवेश के प्रति उदासीनता छाएगी, जब क्रमशः हृदय का उल्लास और उमंग समाप्त होने लगेगी, तब वे अपने हृदय की जीवंतता को कैसे कायम रखेंगे। क्योंकि एक साहित्यकार हैं और साहित्यकार जानते हैं कि जीवन जितना भी है उसे आनंद पूर्वक जीना अनिवार्य है, और आनंद पूर्वक जीने के लिए हृदय की जीवंतता अनिवार्य है। इसलिए वो ये प्रश्न अपने आप से करते हैं। तो उन्होंने क्या प्रश्न किया, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि उत्तरा फाल्गुन, उन्होंने प्रश्न किया कि उत्तरा फाल्गुनी का जब दौर आएगा या उसके बाद का समय आएगा, तब वे क्या करेंगे, यानी उस स्थिति का वे सामना किस तरीके से करेंगे। अर्थात जब शरीर और मन को वृद्धावस्था घेर लेगी। देखिए दो बातें हैं, शरीर दो चीजों से व्यक्ति का व्यक्तित्व निर्धारित होता है। एक तो हमारा ये भौतिक शरीर जो समय के साथ साथ वृद्ध भी होता है और चिन्ह अपने प्रदर्शित भी करता है, और दूसरा होता है हमारा मन। यदि हमारा मन स्वस्थ है तो हमारा शरीर भी स्वस्थ है, यदि हमारा मन निराश है तो हमारा शरीर भी ढीला होने लगता है। तो शरीर और मन को वृद्धावस्था घेर लेगी। तात्पर्य क्या हुआ कि शरीर तो वृद्ध होगा ही, उसके साथ साथ हमारा मन भी निराश, हताश और उमंग रहित हो जाएगा। तब तुम क्या करोगे? क्या तुम्हारे पास वृद्धावस्था को रोकने, उसकी गति को स्तंभित करने का कोई उपाय है? ये वही प्रश्न है जिसे बार बार लेखक अपने आप से पूछ रहे हैं। प्रश्न एक ही है, उसे कहने के तरीके बदल गए हैं। अब देखिए यहां पर, क्या तुम्हारे पास वृद्धावस्था को रोकने, उसकी गति को स्तंभित, यानी स्तंभित करने का मतलब जड़ करना, रोक देना, वहीं पर स्तंभित करने का कोई उपाय है? वृद्धावस्था को रोकने का अभिप्राय क्या है? देखिए कोई भी इस संसार में वृद्धावस्था को रोक नहीं सकता, लेकिन कवि का अर्थ यहां पर शारीरिक वृद्धावस्था को रोकने से नहीं है, बल्कि मन की वृद्धावस्था। मन की वृद्धावस्था का मतलब क्या हुआ? उमंग रहित अवस्था। उमंग रहित अवस्था को रोकने के लिए क्या, कि ताकि हृदय जीवंत बना रहे, उसके लिए क्या तुम्हारे पास कोई उपाय है? लेखक स्पष्ट करते हैं कि ये प्रश्न आज 38वें वर्ष में, जबकि उत्तरा फाल्गुनी बिल्कुल पास है, वे पूछ रहे हैं, और आज से 13 वर्ष पूर्व यानी 25 वर्ष की उम्र में भी उन्होंने अपने आप से ये प्रश्न पूछा था। क्यों पूछा था?
इसलिए पूछा था क्योंकि वे एक सतर्क और सजग साहित्यकार हैं, एक संवेदनशील और बुद्धिमान चिंतनशील साहित्यकार हैं, और वे जानते हैं, वे चाहते हैं कि उम्र के हर पड़ाव के साथ वो कदम से कदम मिलाकर पूरे उत्साह, हृदय की पूरी जीवंतता के साथ आगे बढ़ें। उस प्रश्न पर सोच विचार करने पर जो समाधान सामने आया उसे उन्होंने अपने जीवन में कार्यान्वित किया। अब क्या है ये समाधान? समाधान ये है दोस्तों कि कुबेरनाथ राय ने जब सोचा कि उन्हें किस प्रकार अपने हृदय को उमंगित और जीवंत बनाए रखना है, तो उन्हें एक ही उपाय सामने आया कि वे युवा वर्ग के साथ अधिक से अधिक समय बिताएं, ताकि वे युवाओं के साथ कदम दाल मिलाकर भी चलते रहेंगे आगे। दूसरी बात, वे उन प्रसंगों से भी परिचित होते रहेंगे जो उस समय के दौर में युवाओं के बीच चल रही होंगी, यानी वे अपने आप को प्रासंगिक भी बनाए रखेंगे। और इसके लिए उन्होंने निश्चय किया कि वे कोई नौकरी नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे? जीवन निर्वाह के लिए अध्यापन का कार्य करेंगे। और अध्यापन का कार्य करने का सबसे बड़ा लाभ उन्हें ये नजर आया कि वे युवा वर्ग के निरंतर संपर्क में रहेंगे। उनको जब उनके कदम लड़खड़ाते हुए देखेंगे तो वे उन्हें उचित दिशा निर्देश भी देकर अपने आप को संतुष्ट कर सकेंगे, अपने जीवन को सार्थकता प्रदान कर सकेंगे। इसलिए उन्होंने ये समाधान सोचा कि वे अधिक से अधिक समय अपने युवा मित्रों के साथ बिताएं। उसके लिए उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया है, बालखिल्य मित्र। बच्चों की तरह खेलने वाले, उमंग और उत्साह और ऊर्जा से भरपूर उनके मित्र, यानी उनके विद्यार्थी रूपी युवा साथी। लेखक इस विषम समस्या में बहुत गहरे डूब जाते हैं। अब उन्होंने अपने जीवन में, क्योंकि उन्होंने अध्यापन को अपना लिया, तो उसी समाधान को उन्होंने तलाश किया। लेकिन अब उनके सामने एक और नई समस्या आई, जिसका जिक्र उन्होंने किया कि जब वे युवा विद्यार्थियों के साथ रहने लगे, तब उन्हें क्या समस्या आई। लेखक इसके माध्यम से लेखक बता रहे हैं पीढ़ी संघर्ष, जेनरेशन गैप, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं। लेखक इस विषम समस्या में बहुत गहरे डूब जाते हैं कि वे वृद्धावस्था में किस प्रकार मानसिक यौवन को निरंतर धारदार और चिरंजीवी रखें। इस समस्या के समाधान हेतु उन्होंने नौकरी की जगह अध्यापन कार्य को अपनाकर युवा छात्र छात्राओं के संपर्क में रहकर अपने वैचारिक यौवन को जीवित रखने का निश्चय किया, और वे इस कार्य में सफल भी रहे। परंतु सफलता काफी हद तक मिली, लेकिन क्या समस्या सामने आई युवाओं के साथ रहने में, उसे वे बता रहे हैं, जिसके माध्यम से वे पीढ़ी संघर्ष की समस्या को उठा रहे हैं। परंतु पिछले दशक के अंतिम 2 वर्षों में जब छात्र जीवन पर राजनीति की काली छाया मंडराने लगी, हम सभी दोस्तों अच्छी तरह से जानते हैं कि आजकल सभी अधिकतर शिक्षण संस्थाएं राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बन गई हैं, और वे जो विद्यार्थी हैं वे अपने लक्ष्य को भटककर जल्दी से जल्दी जीवन में कुछ अच्छा प्राप्त कर लेने की जिद में किसी भी ऐसी विचारधारा से जुड़ जाते हैं जिससे उन्हें नाम और यश मिले। यानी वे परिश्रम करके लंबा रास्ता नहीं अपनाते, बल्कि शॉर्टकट अपनाते हैं, जिसका जिक्र निबंधकार ने किया है। तो राजनीति की जब काली छाया शिक्षण संस्थाओं पर मंडराने लगी, यानी छात्रों के जीवन पर मंडराने लगी, और वे उस नए जोश में आकर के पूर्वज विचारकों, जो अब उनके पहले के जो चिंतक थे, जिन्होंने उन सारी परंपराओं का, चिंतन की परंपराओं का निर्माण किया, जिसके आधार पर वे अपने जीवन में इस पड़ाव तक पहुंचे हैं, उन सब पूर्वज विचारकों के मूल्यों को सिरे से नकारने लगे। यानी जो कुछ भी पहले से कहा गया है विचार कणों के रूप में, उन सबको उन्होंने नकार दिया, उनकी उपेक्षा कर दी, उनका तिरस्कार किया। तब उनका यह समाधान उस वक्त लेखक को महसूस हुआ, क्योंकि वे उस बात को स्वीकार नहीं कर पाए कि पूर्वज जो चिंतक थे, जिन्होंने इतने सुंदर विचार हमें दिए, जिनके द्वारा हम अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं, उन्हें नकारना वास्तव में अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारने के समान है, या अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए कदमों के सामने गड्ढा खोदने के समान है। तब उनको ये लगा कि उन्होंने जो ये समाधान तलाश किया था युवा वर्ग के साथ रहने का, ये समाधान प्रभावहीन और व्यर्थ हो गया है। जब उन्होंने युवा वर्ग को, जिसके साथ वे समय बिता रहे थे, उन्हें भटकते हुए, विचारहीन, बिखरते हुए व्यक्तित्व की ओर देखा और उन्हें संभालने का प्रयास भी किया, लेकिन वे उसमें सफल नहीं हुए।
इस दौर में इन युवाओं ने अध्यापक और छात्रों, और मजेदार बात क्या है कि उन्होंने महसूस किया कि अब तक उनका जो अपने विद्यार्थियों के साथ एक सद्भावपूर्ण सौहार्दपूर्ण संबंध था, वो संबंध को भी उन युवा वर्ग के मित्रों ने नकार दिया। अध्यापक और छात्रों के बीच के सौहार्दपूर्ण संबंध को भी नकार दिया, क्योंकि उनका मानना क्या था, उनका ये देखिए दोस्तों, ये सारी जो व्यवस्था कही बातें कही जा रही है, ये जो मार्क्सवाद का प्रभाव आया था, एक दौर आया था जिसमें शिक्षण संस्थाओं में मार्क्सवाद का प्रभाव था, उसी की ओर खास तौर से संकेत कर रहे हैं निबंधकार। तो सौहार्दपूर्ण संबंध को भी नकार दिया, क्योंकि उनकी दृष्टि में अध्यापक भी उसी परंपरागत स्थापित व्यवस्था का अंग है जिसे वे सिरे से नकार रहे हैं। यानी अपनी पहले की जो परंपराएं थी, जो बनी बनाई व्यवस्थाएं थी, उन सब का तिरस्कार करने लगा युवा वर्ग, और उस परंपरा का एक अंग अध्यापक भी थे। और उन अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच कोई प्रेमपूर्ण, कोई स्नेहपूर्ण संबंध हो सकता है, इस बात को भी छात्रों ने पूरी तरह से नकार दिया, क्योंकि उन्होंने माना कि जिस व्यवस्था का वो तिरस्कार कर रहे हैं, ये अध्यापक भी उसी व्यवस्था का अंग है, क्योंकि ये पुरानी पीढ़ी के हैं, इसलिए इनको भी नकार देना चाहिए। तब लेखक के सामने बहुत बड़ा संकट उत्पन्न हुआ। उनकी दृष्टि में स्थापित व्यवस्था यानी मूल्यों को तोड़ना ही सर्वोत्तम पुरुषार्थ है। यानी जो नई पीढ़ी आई, यानी जो छात्र आए, उनकी दृष्टि में सबसे बड़ा पुरुषार्थ, सबसे बड़ा परिश्रम का काम क्या था कि जो पहले से व्यवस्था चली आ रही है उसको तोड़ो, जितने भी जीवन मूल्य पहले से बने चले आ रहे हैं उन सबको तोड़ो, और यही शॉर्टकट है जिसके द्वारा व्यक्ति नाम कमा सकता है, यश कमा सकता है और अपने अस्तित्व की सार्थकता प्रमाणित कर सकता है। यह निबंधकार ने महसूस किया। इस प्रसंग में लेखक ने युवा पीढ़ी के, अब लेखक के लिए जरूरी हो गया कि वो इस मार्क्सवाद का जो प्रभाव इन पर पड़ रहा है युवा वर्ग पर, उनके विचारों को थोड़ा समझने की कोशिश करें, ताकि वो अपने इन विद्यार्थी मित्रों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकें। और इसके लिए लेखक ने क्या प्रयास किया, उन्होंने हिबर्ट मार्क्यूज, चेगुआरा, ब्रेंडन कोहन जैसे जो दार्शनिक उस समय जो थे मार्क्सवादी, जिनके चिंतन का प्रभाव पड़ रहा था खासतौर पर विद्यार्थियों पर, उन सब की विचारधारा को समझा, उनको थोड़ा समझने की कोशिश की, ताकि वो युवा पीढ़ी की बदलती विचारधारा की तह तक जा सके, उनके मूल जड़ को पकड़ सके, और उन्हें न केवल उनको समझ सके, बल्कि उन्हें अगर वो बिखराव की ओर है तो उन्हें एक सही दिशा भी दे सके। लेखक ने अपने इन युवा साथियों के लिए, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, छिन्नमस्ता राजनीति के रंगरूट। ये जो युवा साथी हैं उनके लिए क्या शब्द इस्तेमाल किया है कुबेरनाथ राय ने, छिन्नमस्ता राजनीति के रंगरूट। छिन्नमस्ता का मतलब क्या है, जिसका मस्तक छिन्न है, यानी टूट गया है, यानी चिंतन है ही नहीं, विचारशीलता है ही नहीं। जो बिखरी हुई विचारशीलता में केवल राजनीति के रंगरूट विचारहीन सैनिक बनकर के रह गए हैं, इस शब्द का इस्तेमाल किया। यानी चिंतन, सोच विचार के बिना बस एक धारा में बहे चले जा रहे हैं, जिससे कि वो शॉर्टकट से यश और नाम कमा सके, अपने अस्तित्व को प्रमाणित कर सकें, जिसका अभिप्राय है मूल्यहीन राजनीति के सैनिक। लेखक समझ गए कि यदि वे इनसे वैचारिक यौवन यानी इनकी विचारधारा के साथ अपने आप को कदम से कदम मिलाकर चलने की कोशिश करेंगे, अपने हृदय को जीवंत रखने के लिए यदि विद्यार्थियों के साथ रहेंगे, वैचारिक यौवन उधार लेंगे, तो उन्हें कबंध के रूप में परिवर्तित होना पड़ेगा। यह बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। कबंध क्या होता है, शरीर का नीचे का, गर्दन से नीचे का जो हिस्सा है उसे कबंध कहते हैं, यानी शीश से रहित, सिर से रहित शरीर का जो हिस्सा होता है वो कबंध कहलाता है। कबंध देखिए दोस्तों, ये प्रतीक है, कबंध भी यहां पर प्रतीक है, छिन्नमस्ता राजनीति भी यहां पर प्रतीक है। हम प्रतीक को कैसे पहचानें? प्रतीक को पहचानने के लिए जरूरी है कि पहले हम उस शब्द के सामान्य अर्थ को समझें, उसके बाद हम देखें कि आखिर इससे मिलती जुलती कौन सी ऐसी स्थिति है जिसकी ओर लेखक संकेत करना चाह रहा है। तो कबंध का मतलब हुआ धड़। धड़ यानी उस पर मस्तिष्क नहीं है। अगर मस्तिष्क नहीं है तो इसका मतलब है चिंतनशीलता नहीं है, विचारहीनता है, बिखराव है, सोच नहीं है, कोई दृष्टिकोण नहीं है, कोई विचार बोध नहीं है। यानी कबंध का मतलब हुआ अपने विचारों को छोड़कर केवल और केवल
हाथ पैरों से चलने वाला, किसी भी एक दिशा में किसी का अनुकरण करने वाला, पीछे पीछे चलने वाला व्यक्ति जो अपने मस्तिष्क से काम न ले, वो कबंध उस व्यक्ति का प्रतीक यहाँ पर हो गया। तो उन्होंने महसूस किया कि यदि वो इन युवा वर्ग के लोगों से, बच्चों से, अपने मित्रों से वैचारिक यौवन उधार लेंगे तो उन्हें कबंध के रूप में परिवर्तित होना पड़ेगा, यानी उन्हें अपनी वैचारिक जो दर्शन है उसे छोड़ना पड़ेगा, उन्हें अपने अस्तित्व को त्यागना पड़ेगा और केवल इनका ही अनुकरण करना पड़ेगा बिना अच्छा बुरा सोचे। तात्पर्य है कि अपने वैचारिक दर्शन को त्याग कर उन्हीं की तरह विचारहीन, चिंतनहीन और व्यक्तित्वहीन होना पड़ेगा, जो उनके लिए असंभव है। अतः निबंधकार ने क्या दूसरा समाधान क्या सोचा कि कबंध बनने से तो अच्छा है कि मैं अपने भीतर ही अनंत ऊर्जा के उस स्रोत को तलाश करूं, ताकि मैं हृदय से जीवंत रह सकूं, वैचारिक स्तर पर युवा रह सकूं। तो उन्होंने अपने भीतर छिपी अमृत कला की गांठ की खोज करने का निश्चय किया। लेखक क्या संदेश दे रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में चेतना का ऐसा अनंत स्रोत होता है जिसको यदि वो तलाश कर ले तो वो हमेशा के लिए, शरीर चाहे कितना भी जर्जर हो जाए, वैचारिक स्तर पर युवा बना रह सकता है, यानी हृदय से जीवंत रह सकता है। ये बात, ये समस्या का समाधान उन्होंने यहां पर तलाश किया। अमृत कला की गांठ की खोज करने का निश्चय उन्होंने किया। यानी नई कविता में दोस्तों जो बात एक बार बार कही गई है, आत्मान्वेषण, आत्म परिष्कार और आत्मशोधन, ये सारी जो आत्मान्वेषण यानी स्वयं में अपने भीतर की खोज, अपने भीतर की तलाश, और तलाश करने के बाद जो निष्कर्ष सामने आए कि हमारे व्यक्तित्व में ये कमी है, ये अच्छाई है, तो अच्छाई को ग्रहण करना और उस कमी को त्याग देना, ये आत्मशोधन है, आत्म परिष्कार की प्रक्रिया है। यानी व्यक्तित्व की शुद्धि के लिए आत्मान्वेषण जरूरी है। उसी आत्मान्वेषण की अप्रत्यक्ष रूप से बात कर रहे हैं यहाँ श्री कुबेरनाथ राय। इसी अमृत कला की गांठ की तलाश करते करते निबंधकार जब अमृत कला की गांठ की बात करते हैं, यानी आत्मान्वेषण करते हैं, अपने आत्मा की गहराई में जाकर चिंतन करते हैं, तो उन्हें कुछ एक विचार कण उपलब्ध होते हैं और उन विचार बिंदुओं को यहां पर उन्होंने अभिव्यक्त किया है। तो पहला विचार बिंदु क्या है, देखिए बहुत महत्वपूर्ण। एक बार फिर याद दिला दूं कि उन्होंने जो समस्याएं बताई हैं, बढ़ती उम्र के साथ हृदय को जीवंत कैसे रखा जाए, पीढ़ी संघर्ष का क्या समाधान तलाश किया जाए, और हृदय को हमेशा कोई भी व्यक्ति, पुराना व्यक्ति यानी बड़ी उम्र का व्यक्ति कैसे युवाओं के साथ कदम ताल मिला करके चले, यानी समय के साथ कैसे चले, इन सारी समस्याओं को सोचने पर उन्होंने जो विचारगण प्रस्तुत किए हैं वो है पुरानी पीढ़ी का चिर यक्षत्व, अर्थात हर स्थिति में मैं ही सही हूं, अब समाप्त होना चाहिए। यानी पुरानी पीढ़ी में अपने सिद्धांतों पर जो अड़े रहने की प्रवृत्ति है, और वो अड़े रहना किस लिए कि जो बात मैं कह रहा हूं वही सही है। चिर यक्षत्व, यक्ष यानी एक अर्धदैवीय स्तर के देवता माने जाते थे, व्यक्ति माने जाते थे। हमारे शास्त्रों में कहा गया है उनके विषय में, हमेशा चिर यक्षत्व यानी हमेशा स्वयं को सही मानने की जो स्थिति है कि मैं तो गलत हो ही नहीं सकता, वो जो भावना है उसको समाप्त होना चाहिए। क्योंकि जब ये समाप्त हो जाएगी तो यानी पुरानी पीढ़ी थोड़ा सा झुकेगी, नई पीढ़ी थोड़ा पुराने की ओर मुड़ेगी, तब सामंजस्य स्थापित होगा और हम प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। जो गतिरोध हमारे समाज में, हमारी राजनीति में, हमारे शिक्षा के क्षेत्र में है, वो गतिरोध दूर होगा। तो चिर यक्षत्व को समाप्त होना चाहिए, पहला विचारगण। दूसरा विचारगण, नई पीढ़ी को अपने भविष्य के यश अपयश का मार्ग स्वयं निर्मित करने का अवसर दिया जाना चाहिए। यानी लेखक ने महसूस किया कि संघर्ष का कारण क्या है, प्रगति के मार्ग के अवरुद्ध होने और युवाओं के गुमराह होने, भटकने का कारण क्या है कि माता पिता यानी पुरानी पीढ़ी अपने सपनों को उन पर लादती है, जिसके कारण वे स्वयं जिस काम के लिए बने हैं उस के मनोनुकूल कार्य नहीं कर पाते, अपने जीवन का वस्त्र वो स्वयं नहीं बुन पाते। तो यानी भविष्य में जो कुछ भी उन्हें मिले, चाहे वो अच्छा मिले, यश कीर्ति मिले, चाहे अपयश मिले, उन्हें उनके जीवन का मार्ग स्वयं निर्मित करने का अधिकार मिलना चाहिए। दूसरा विचारकरण ये, इससे पीढ़ी संघर्ष समाप्त होगा।
नई पीढ़ी का भावी के सृजन के लिए परंपरागत जीवन मूल्यों को पूर्णतः नष्ट करना अमंगलकारी एवं आत्मघात करने के समान है। यानी नई पीढ़ी जब चाहती है कि वो अपने सुंदर उज्जवल भविष्य का निर्माण करे, तो सबसे पहले वो किस ओर देखती है? परंपराओं की ओर देखती है। और परंपराओं की ओर देखने का मतलब होता है कि ये परंपरागत जो जीवन मूल्य हैं इनको ही तोड़ना जरूरी है, जबकि परंपराओं को तोड़ना अमंगलकारी है, क्योंकि हर परंपरा हमारे लिए बुरी हो ये जरूरी नहीं। कुछ एक परंपराएं स्वस्थ परंपराएं भी होती हैं जो हमारी प्रगति का पथ प्रशस्त कर सकती हैं। तो आवश्यकता क्या है? आवश्यकता इस बात की है कि किसी भी परंपरा को अपने जीवन में उतारने से पहले उसे बुद्धि की कसौटी पर कसें कि ये हमारे जीवन की प्रगति के अनुकूल है या प्रतिकूल है। प्रतिकूल है तो त्याग दें, नष्ट कर दें, और अनुकूल है तो थोड़ा सा बदलाव कर उसे अपने जीवन के अनुकूल बनाकर उस पर चलें, उसे अपने जीवन में उतारें। यानी नष्ट करना, हर चीज को नष्ट करना प्रगति के मार्ग को प्रशस्त करना नहीं है। ये तीसरा विचार खंड। चौथा, इस प्रसंग में निबंधकार लेनिन जैसे महान क्रांतिकारी की राय प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि मार्क्सवाद की बात कर रहे हैं, साम्यवाद की बात कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि लेनिन ने भी क्या कहा था कि पूर्व पीढ़ी का जितना भी ज्ञान है, जितना विज्ञान है, जितनी यांत्रिकी है, उन सबको स्वीकार करके ही हमें प्रगति की राह तलाश करनी होगी। ये स्वयं लेनिन ने कहा था। निबंधकार ने सर्वहारा संस्कृति को उसी ज्ञान का स्वाभाविक और सहज विकास बताया है। सर्वहारा संस्कृति यानी जो शोषित वर्ग है उसको भी अधिकार मिलना चाहिए। एक ऐसे विश्व का, एक ऐसे समाज का निर्माण होना चाहिए जिसमें शोषित वर्ग को भी अधिकार हो धन प्राप्ति का, प्रतिष्ठा प्राप्त करने का, उच्च पद प्राप्त करने का, अधिकार प्राप्त करने का, जिससे वर्ग संघर्ष मिटे। समाज में ये जो स्थितियां दिखाई दे रही है कि एक वर्ग धन संपन्न है और दूसरा वर्ग बिल्कुल साधन सुविधा संपन्न नहीं है, यानी साधन सुविधाओं से रहित है, जीवनोपयोगी वस्तुएं भी उसे उपलब्ध नहीं, तो ये जो भेद है ये मिटना चाहिए। इसके लिए शब्द इस्तेमाल किया गया सर्वहारा संस्कृति। तो उसी ये सर्वहारा संस्कृति का जो दर्शन है, जो विचार है, लेखक के अनुसार ये पुराना जो ज्ञान विज्ञान हमारे पूर्वजों के द्वारा विकसित किया गया है उसी का स्वाभाविक और सहज विकास है, जिसे पूंजीवादी, सामंतवादी और अमलातांत्रिक व्यवस्थाओं के नीचे हमारी संपूर्ण जाति ने विकसित किया। अमलातांत्रिक यानी अफसरशाही, नौकरशाही व्यवस्था जो होती है उसे अमलातांत्रिक व्यवस्था कहते हैं। अब इस बात को थोड़ा सा समझ लेंगे। देखिए, हमारे यहाँ पूंजीवाद था, सामंतवाद था। पूंजीवाद था जिसमें पूंजी से अपनी तिजोरियां भरी एक वर्ग ने और दूसरे वर्ग का शोषण किया, दूसरे वर्ग को अधिकारों से वंचित किया। सामंतों ने भी यही किया, अपनी जागीरें थी उनमें शोषण किया, उनको शोषण का माध्यम बनाया, और नौकरशाही में भी यही हुआ, यानी तीनों व्यवस्थाओं के अंतर्गत वर्ग भेद बना रहा। अब यदि ये व्यवस्थाएं न होती, इनका सहज विकास बता रहे हैं सर्वहारा संस्कृति को, यानी लेखक कहना क्या चाहते हैं? कहना चाहते हैं कि यदि ये नहीं होती व्यवस्थाएं तो हमें वो शोषणवादी स्थितियां भी नहीं होती। जब शोषणवादी स्थितियां भी नहीं होती तो हमें ये पता ही नहीं चलता कि हमारे परंपरा में ये एक विकृति आ गई है जो कि वर्ग भेद को जन्म दे रही है। जब हम इस विकृति से ही परिचित नहीं होते तो हम विद्रोह किसके खिलाफ करते? इसलिए लेखक ने क्या बताया है कि ये सर्वहारा संस्कृति इसी ये पूंजीवाद, सामंतवाद और अमलातांत्रिक व्यवस्थाओं से जो ज्ञान विज्ञान विकसित हुआ, जो वैचारिक दर्शन विकसित हुआ, उसका सहज विकास है। ये कहीं अलग से निकल करके नहीं आया। दोस्तों, इस बात को इस तरीके से समझ लें आप कि लेखक ये कहना चाहते हैं कि हम परंपराओं से कटकर अपने सुनहरे वर्तमान और भविष्य का निर्माण नहीं कर सकते। कैसे? जैसे हम अपने जीवन के विषय में सोचें और हम बचपन को काट दें या युवावस्था को काट दें, तो क्या हम अपने जीवन के विषय में सोच पाते हैं? नहीं, क्योंकि जीवन एक अविच्छिन्न निरंतर प्रवाह है। उसी तरह से समय भी एक अविच्छिन्न निरंतर प्रवाह है, ज्ञान भी एक अविच्छिन्न निरंतर प्रवाह है। तो किसी भी चीज को काटकर केवल वर्तमान के विषय में सोचना या भविष्य के विषय में सोचना उतनी ही बड़ी मूर्खता होगी जैसे कोई व्यक्ति अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मारे या खुद ही कुएं में कूद पड़े। तो इसलिए वो कहते हैं कि ये जो सर्वहारा संस्कृति का ज्ञान है ये पहले से चली आ रही इन व्यवस्थाओं के द्वारा जो वैचारिक दर्शन हुआ उसी का सहज विकास है, क्योंकि इससे जो वैचारिक दर्शन विकसित हुआ उसी के प्रति तो विद्रोह किया सर्वहारा संस्कृति के ज्ञान ने, तो इसी से तो जन्म हुआ। ये नहीं, ये ज्ञान नहीं होता
तो वो ज्ञान भी नहीं होता। तो इस बात को इस तरीके से समझने की जरूरत है। आगे चले। निबंधकार ने अगला बिंदु विचारकर्ण है। निबंधकार ने लिखा है कि मूल्य तोड़ने की नहीं, बदले जाने की चीज है। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है ये दोस्तों, कि मूल्य तो मूल्य होता है, लेकिन मूल्य हमेशा, अगर कोई जीवन मूल्य आज से 100 साल पहले बहुत उपयोगी था, प्रगति के मार्ग का साधक था, तो कोई जरूरी नहीं कि वो जीवन मूल्य आज भी उतना ही प्रगति के मार्ग का साधक हो। तो हमें उसे तोड़ना नहीं है, हमें उसमें उतना बदलाव भर करना है कि वो आज के समय में भी हमारी प्रगति के मार्ग का साधक बन जाए। तो लेखक कहते हैं कि मूल्य तोड़ने की नहीं, बदले जाने की चीज है। यानी मूल्यों में समय और परिस्थितियों के अनुसार बदलाव किया जाना चाहिए, उन्हें तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि मूल्य स्थिर नहीं है। जैसे नदी प्रवाहशील है, जैसे समय प्रवाहशील है, निरंतर अविच्छिन्न प्रवाह है, उसी तरह से मूल्य भी स्थिर नहीं है, सनातन नहीं है, बल्कि एक अविच्छिन्न, बिना अवरोध के निरंतर आगे बढ़ने वाला प्रवाह है, जिसमें परिवर्तन तो किया जा सकता है, लेकिन उसे तोड़ा नहीं जा सकता। यदि हम तोड़ेंगे तो हम अपना विनाश स्वयं आमंत्रित करेंगे। अगला बिंदु उन्होंने लिखा है कि आज हमारी परंपरागत मूल्य सरिता हमारी प्रगति के मार्ग की रुकावट, हमारी शत्रु हो गई है। लेखक स्वीकार करते हैं कि जो जीवन मूल्य परंपरा से हमारे चले आ रहे थे, आज वो जीवन मूल्य, मूल्य रूपी जो नदी है, वो विकृत हो गई है, उसमें बुराइयां प्रवेश कर गई हैं, और यही कारण है कि वो जीवन मूल्य हमारी प्रगति के मार्ग की बाधा बन गए हैं और हम उन्हें तोड़ने पर आमादा हैं। लेकिन तोड़ना इस समस्या का समाधान नहीं है। क्या है? बोले इसको इस तरीके से समझिए कि ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार एक कल्याणकारी जीवनदायिनी नदी बाढ़ आने पर कर्मनाशा, कीर्तिनाशा और कालमुखी हो जाती है, कि नदी का जल भी एक अनंत धारा है जो पर्वत से निकलकर सीधे समुद्र की ओर बहती है। लेकिन जब उस नदी में वो नदी जल देती है, सींचती है, मनुष्यों का, जीव जंतुओं का पोषण करती है, वनस्पतियों का पोषण करती है, लेकिन जब उसमें बाढ़ आती है तो वे मनुष्यों को गांव के गांव बहाकर नष्ट कर देती है, पेड़ के पेड़ उखाड़ देती है, पशु पक्षियों को समाप्त कर देती है। यानी कर्मनाशा, कीर्तिनाशा और कालमुखी, यानी हर तरह से विनाशकारिणी बन जाती है। कौन सी नदी? जो कभी कल्याणकारी थी। लेकिन यदि हम इस बाढ़ वाली नदी पर बांध बनाकर इसके जल के निकास के सही मार्ग बना दें, तो ये फिर से हमारे लिए कल्याणकारिणी हो सकती है। इसी तरीके से लेखक कहना चाहते हैं कि हमारे मूल्यों की जिस नदी में अब विकृतियां आ गई हैं, तो हमें आवश्यकता इस बात की है कि हम उन मूल्यों को नष्ट ना करें, बल्कि उनका परिष्कार करें, उनका शोधन करें, उन्हें विकृतियों से मुक्त करें, ताकि वो जीवन मूल्य हमारी प्रगति के मार्ग के साधक बने। यानी मूल्यों को तोड़ना नहीं है, बल्कि मूल्यों में सुधार करना है, समय और परिस्थिति के अनुसार उसमें बदलाव करना है। निबंधकार इस शत्रु स्वरूपा प्रगति में बाधक मूल्य सरिता से युद्ध करने का आह्वान करते हैं। यानी ये जो विपरीत हो गई है मूल्यों की सरिता, इससे हमें, इसको तोड़कर हमको समस्या का समाधान नहीं मिलेगा। हम इससे मुंह मोड़कर भाग जाएं, जान बचाकर भाग जाएं, ये भी समस्या का समाधान नहीं है। बल्कि क्या है समस्या का समाधान? हमें इससे जूझना होगा, संघर्ष करना होगा, तभी हम इसमें, क्योंकि सुधार करने के लिए, मूल्यों में सुधार करने के लिए भी संघर्ष की आवश्यकता होगी, ताकि उसे परिस्थिति और प्रसंग के अनुकूल बदलकर प्रगति के मार्ग का साधक बनाया जा सके। वे कहते हैं कि एक सर्जक का नॉन कन्फर्मिस्ट होना जरूरी है, क्योंकि इसके बिना न तो वह सृजन कर पाएगा और न ही नई लीक की खोज कर पाएगा। नॉन कन्फर्मिस्ट होना यानी हर बात को नकारने वाला जो व्यक्ति है, हर बात को कि नहीं ये भी ठीक नहीं है, ये भी ठीक नहीं है, हर बात का तिरस्कार, नॉन कन्फर्मिस्ट होना है। इसके बिना, क्योंकि जब वो नॉन कन्फर्मिस्ट, कहीं कहीं विद्रोह जरूरी है, असहमत होना जरूरी है, क्योंकि सृजन, नए सृजन के लिए असहमति आवश्यक है, लेकिन हर स्थिति के लिए नॉन कन्फर्मिस्ट होना गलत है। तो नॉन कन्फर्मिस्ट होना, थोड़ा नॉन कन्फर्मिस्ट होना जरूरी है, क्योंकि वह सृजन नहीं कर पाएगा, और जब सृजन नहीं करेगा तो नई परंपराएं, नए मार्ग कैसे तलाश करेगा। प्रत्येक सर्जक या विधाता जो कुछ भी निर्माण करता है, जीवन के चाहे जिस क्षेत्र की बात हो, उसे विद्रोही और स्वीकारवादी दोनों ही साथ साथ होना होता है।
यानी केवल विद्रोही, नॉन कन्फर्मिस्ट, यानी हर बात से इनकार करने वाला भी नहीं है होना चाहिए, पूरी तरह से स्वीकार करने वाला भी नहीं। कहने का मतलब क्या है कि जो परंपराएं हैं उनमें जो विकृतियां हैं उनके प्रति विद्रोही होना है, और जो उसमें अच्छाइयां हैं उनके प्रति स्वीकारवादी होना है, तभी तो सामंजस्य होगा, तो तभी हम नए मार्ग का निर्माण कर पाएंगे। तो सर्जक यानी निर्माता, रचनाकार या विधाता, जीवन के चाहे किसी भी क्षेत्र की बात हो, चाहे वो चित्रकला की हो, साहित्य की हो, या समाज सुधार की बात हो, या धर्म सुधार की बात हो, हर स्थिति में जब कोई नया निर्माण, किसी नए कार्य की रचना करने की बात आती है, तो एक सर्जक को विद्रोही होना चाहिए, बुराइयों के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए, और स्वीकारवादी होना चाहिए, जो कुछ परंपरा से चला आ रहा है उसमें जो श्रेष्ठ है, कल्याणकर है, प्रगति का साधक है, उसको स्वीकार करने के लिए। तो एक सर्जक तभी सच्चा सर्जक है जब वो विद्रोही भी हो और स्वीकारवादी भी। निबंधकार ने 100% अस्वीकार यानी नॉन कन्फर्मिस्ट को स्वयं आरोपित नो एग्जिट द्वार या वातान रहित अवरुद्ध द्वार बताया है। इस बिंदु को ध्यान में रख लेंगे। 100% अस्वीकार करने वाले को लेखक ने क्या कहा है? नो एग्जिट द्वार, यानी एक ऐसे दरवाजे से प्रवेश करना जिसमें से वापस बाहर निकलने का रास्ता ही ना हो। वातायन रहित यानी जिसमें खिड़कियां और रोशनदान बिल्कुल ना हो, केवल एक दरवाजा हो जिसमें से भी हम लौट ना सके, ऐसा दरवाजा, यानी अपने आप को एक चक्रव्यूह में, ऐसे चक्रव्यूह में, एक ऐसे मकर जाल में फंसा देना जहां से मुक्ति संभव ही नहीं है। किसी भी हर स्थिति को अस्वीकार करने की प्रवृत्ति लेखक के अनुसार व्यक्ति को एक ऐसे मकर जाल में फंसा देती है जहां से मुक्ति संभव ही नहीं है, जहां से विकास के सारे मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। इसलिए 100% अस्वीकार की जगह क्या होना चाहिए? थोड़ा विद्रोह, थोड़ा स्वीकार। इसके द्वारा न तो स्व को, क्योंकि अगर हम 100% अस्वीकार करेंगे तो ना तो हम अपने आप को पूरी तरह से जान पाएंगे, यानी आत्मान्वेषण नहीं कर पाएंगे, फिर ना बाहरी परिवेश, जो बाहर सब कुछ हो रहा है उसके प्रति, क्योंकि हम तो अस्वीकारवादी हैं, तो जो कुछ भी परिवेश में हो रहा है सबको अस्वीकार करेंगे, तो उस परिवेश, समाज और इतिहास को हम अच्छी तरह से जान ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे मस्तिष्क ने पहले से ही ये धारणा बना ली कि परिवेश में जो कुछ हो रहा है वो गलत है और उसे हमें स्वीकार करना ही नहीं है। जबकि आवश्यकता इस बात की है कि हर स्थिति पर संतुलन से, धैर्य से हमें चिंतन करना है और उसमें से जो कुछ स्वीकार करने योग्य है उसे स्वीकार कर आगे बढ़ना है। निबंधकार ने अस्तित्ववाद, नव्य मार्क्सवाद को इसी 100% अस्वीकार का रूप परिवर्तन बताया है, क्योंकि इन्होंने हर स्थिति के प्रति नकारवाद का भाव रखा, तो इसलिए इन्होंने कहा कि ये 100% अस्वीकार का परिवर्तित रूप है, नव्य मार्क्सवाद और अस्तित्ववाद। इसको भी ध्यान में रख लेंगे। इन दोनों दर्शनों, अस्तित्ववाद और नव्य मार्क्सवाद को निबंधकार ने विमूढ़ स्थिति के दो भिन्न संस्करण कहा है। विमूढ़ स्थिति के दो भिन्न संस्करण किसको कहा गया है? अस्तित्ववाद और नव्य मार्क्सवाद को। इस बात को भी आपको भूलना नहीं है। विमूढ़ स्थिति, जब सोचने समझने की स्थिति समाप्त हो जाए, उस स्थिति के दो नए संस्करण, नए रूप कहा है। आगे चलें। निबंधकार ने वर्तमान समय को बाढ़ वन्या काल कहा है। जैसे नदी में बाढ़ आ जाती है और सब कुछ नष्ट होने लगता है, वही समय यानी संकटपूर्ण, बाढ़ वन्या काल का मतलब क्या हुआ? संकटपूर्ण समय बताया है, जबकि परंपराओं को तोड़ा जा रहा है और प्रगति के मार्ग की तलाश की जा रही है, लेकिन मार्ग नहीं मिल रहा। चारों ओर भटकाव ही भटकाव है, बिखराव ही बिखराव है। जबकि नदी अपनी दिशा भूलकर, कूल यानी अपने किनारे छोड़कर उन्मुक्त हो गई है, यानी बाढ़ आ गई है, यानी मर्यादाएं और सीमाएं समाज में रही ही नहीं। मूल्यों को या तो तोड़ना है और अपना जीवन मनचाहे तरीके से बनाना है, जिससे कहीं कोई लक्ष्य प्राप्त नहीं हो रहा। ऐसे संकट काल में निबंधकार ने बुद्धिजीवी वर्ग से धीरता और संयम की अपेक्षा की है। ध्यान रखेंगे, प्रश्न पूछा जा सकता है कि बाढ़ वन्या काल में लेखक ने बुद्धिजीवी वर्ग से क्या अपेक्षा की है? तो बुद्धिजीवी वर्ग से धीरता और संयम की अपेक्षा की है, क्योंकि जब भी बाढ़ आती है और अगर हम धैर्य से पानी के उतरने का इंतजार करें तो हम सफल हो जाते हैं अपने धैर्य के कारण। ऐसे ही ये जो संकट की, जो भटकाव की स्थिति समाज में आ गई है, अगर हम धैर्य और संयम से देखेंगे, प्रतीक्षा करेंगे इन सब के उतरने की और तरीके से इस समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे थोड़ा सामंजस्य के साथ, तो संभवतः हम समस्या का समाधान कर पाएंगे। निबंधकार आश्वस्त हैं कि वह समय अवश्य आएगा जबकि पुरानी पीढ़ी का युवा
पुरानी पीढ़ी का युवा का मतलब देखिए, बुजुर्ग नहीं कहा है, पुरानी पीढ़ी का युवा यानी जो जीवंत हृदय वाले हैं, जो उमंग और उल्लास से भरे ऊर्जावान हृदय वाले हैं, अच्छे विचारों वाले हैं। नई पीढ़ी का युवा आपसी सामंजस्य से यानी परंपरा और नवीनता के सामंजस्य से ये दोनों विकास के पथ पर आगे बढ़ेंगे, ऐसा निबंधकार को विश्वास है। अंत में निबंधकार निर्णय करते हैं कि अभी उन्हें अपने भीतर की अमृत कला का आविष्कार करके उसे अपने हृदय में स्थिर और अचल कर देना है। यानी आत्मान्वेषण तो करना है, लेकिन उस युवा वर्ग जो बिखराव में है उसका साथ नहीं छोड़ना है। बाहर चाहे वातावरण अनुकूल हो या प्रतिकूल, उन्हें अपनी आत्मा की गांठ यानी अपनी चेतना को जीवंत बनाए रखना है। इससे अप्रभावित रहकर अपने बाल खिल्य सहचरों के साथ यानी अपने युवा मित्रों के साथ आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करना है, और संभव है तो उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश भी देने हैं। जिस क्षण हमें उन्हें लगेगा कि अब सीमा पार हो चुकी, यानी अब इस वर्ग के साथ, युवा वर्ग के साथ कदम ताल मिलाकर चलना संभव नहीं है, तब वे इस व्यवस्था से स्नेह और विनम्रता पूर्वक अलग हो जाएंगे। यानी विद्रोह नहीं करेंगे, तोड़ेंगे नहीं, बल्कि विनम्रता पूर्वक उस धारा से अपने को अलग कर लेंगे और स्वयं को लोक रूपी अरण्य में विसर्जित कर देंगे, यानी इस पूरे परिवेश में लय कर देंगे। तो दोस्तों, ये हुआ हमारा आज का सत्र, जिसमें उत्तरा फाल्गुनी के आसपास निबंध के मूल प्रतिपाद्य को हमने समझने की कोशिश की, और जो 3 बिंदु मैंने आपको बताए, यानी किस प्रकार हृदय को वैचारिक दृष्टि से जीवंत रखा जाए, चाहे उम्र का कोई भी पड़ाव हो, किस तरीके से समस्याओं के समाधान तलाश किए जाए, किस तरीके से पीढ़ी संघर्ष से मुक्त हुआ जाए, और किस तरीके से अंतिम समय तक अपने आप को परिवेश के प्रति सजग और जागरूक रखा जाए, इन समस्याओं को उठाया गया है इस निबंध में, और इनके बहुत ही उचित, सामंजस्यपूर्ण और कल्याणकारी सुझाव, समाधान भी प्रस्तुत किए गए हैं। तो अगले सत्र में तो हम काव्यशास्त्र पर प्रश्न करेंगे, लेकिन उसके अगले सत्र में हम इसके प्रश्नों पर बात करेंगे। तब तक मैं आपसे अपेक्षा करती हूं कि आप इस निबंध को, इसके प्रतिपाद्य को अच्छी तरह से समझ लें, ताकि मुझे उत्तर बताने की आवश्यकता ही ना हो, उत्तर आपकी ओर से स्वयं पहले से ही आ जाने चाहिए। अगले सत्र के इंतजार में रहिए। नमस्कार।